हेलो स्टूडेंट, क्लास एट्थ मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है एनुअल एग्ज़ाम 25-26 का। तो ये डीओई का ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर है जो कि आपके मैथ्स क्लास एट्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसे ज़रूर करना है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे अभी हम। एंड एट्थ का मैथ्स का ये क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस कर लीजिए इसे अच्छी तरह से। इसके सेक्शन ए और बी को हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया है, तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया गया है। एंड प्लेलिस्ट के अंदर और भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, उसे भी ज़रूर ट्राई कर लेना। 4 to 5 क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस करने का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है, अपना रजिस्टर पेन से खुद करने हैं क्वेश्चंस, एंड देन जब समझ ना आए तो फिर आपको इसके सॉल्यूशंस देखने हैं। तो आई होप सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम आपके पास ही आने वाले हैं। तो सेक्शन ए बी आप इसके प्रीवियस पार्ट में चेक करना, पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम इसका सेक्शन सी डी ई करेंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, चेक कर लेना। तो सेक्शन सी को देखेंगे, क्वेश्चन 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट 8/5 की पावर -3 8/5 की पावर -9 इक्वल्स टू 8/5 5k+3। इसमें आपको के जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है ना इसका, उसको फाइंड करना है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए, ये एक्सपोनेंट और बेस वाले क्वेश्चन, तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं देखूं तो 8/5 यहाँ भी बेस है और यहाँ भी सेम बेस है। 8/5 सेम बेस है ना, तो हम सब जब सेम बेस हो तो बेस को एक बार लिखोगे, और पावर्स जो है ना, वो जब भी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा ना तो पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा है इसमें, जब एक्स और एक्स हो और सेम बेस हो, एक्स और एक्स, बट पावर एम और एन हो और मल्टीप्लाई हो, तो एक्स एक बार लिख के, यानी बेस को एक बार लिखना है और पावर्स को ऐड करना है, ठीक है। ये वाली एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगी है। तो यहाँ पे बेस 8/5 को तो एक बार लिख दिया, एंड ये जो पावर है -3 और -9, इनको प्लस कर दिया। -3 पहले लिखो, फिर प्लस, फिर -9 तो ब्रैकेट में लगा दो, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड तो ऐसी ही रहेगी, ओके। नेक्स्ट में आपको 8/5 तो ऐसे ही रखना है। ये -3 प्लस माइनस में से एक साइन लगता है, प्लस माइनस होता है तो माइनस का साइन लगता है ना। जब एक साथ दो साइन आए प्लस माइनस, तो माइनस का साइन लगेगा 9। अब माइनस माइनस आपको पता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये रूल आपको आने चाहिए इंटीजर्स के, माइनस माइनस, जब दो माइनस माइनस हो तो आपको प्लस करना चाहिए, लेकिन जो साइन लगाना चाहिए वो माइनस का लगाना चाहिए। करना प्लस है बट साइन माइनस का लगाना है। तो हम पहले प्लस करेंगे, 9 और 3 12, और इसमें माइनस का साइन लगा देंगे। और उसके बाद इस अभी मैं ये एक लाइन यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पावर देखो, अब बेस सेम है दोनों में और ये भी सिंप्लीफाई हो चुका है, तो ये बेस तो सेम है और इक्वल है बीच में, तो पावर भी बराबर कर दोगे। तो ये 5k+3 किसके बराबर हो जाएगा, -12 के। यानी 5k+3 किसके बराबर हो जाएगा, -12 के। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। तो के लिए जैसे आप एक्स के लिए सॉल्व करते हो ना, वैसे के लिए सॉल्व करो। 5k तो अपनी जगह पे रहेगा, नंबर उधर चला जाएगा, तो ये प्लस का 3 है तो इधर जाके -3 हो जाएगा। नंबर ये वाला गया ना, तो ये थोड़ा ना गया, तो इसका साइन तो ऐसी का ऐसी रहेगा। अब दो माइनस माइनस क्या होता है, अभी बताया था, प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। अब 5k में 5 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इनके बीच में कोई साइन ना हो, यानी 5 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा। यानी अगर कोई नंबर यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा, दूसरी साइड जाएगा। जैसे ये +3 था, 5k को तो मैंने अपनी जगह पे रखा है, इस 3 को वहाँ ले जाके माइनस करा है। उसके बाद ये के साथ ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो आंसर क्या आएगा, -3। 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो के की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको इक्वेशन सॉल्व तो करनी आई हो पाती है। तो एक्सपोनेंट के रूल इस तरीके से लगाने हैं। किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही डिटेल कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे हर एक वीडियो के अंदर, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका ऑप्शन वाला, सिंप्लीफाई करना है। 1/3 प्लस 1/3 की पावर -3, 1/5 की पावर -2 एंड 1/2 की पावर -4। तो इन सबको पहले सॉल्व करना है एंड देन प्लस करना है। तो ये सिंप्लीफाई ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, बट आपको तो प्रैक्टिस है तो सब सारा ही करने हैं, एक्सपोनेंट के रूल आने चाहिए, है ना। तो अब देखो, यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट की एक नई प्रॉपर्टी सीखने को मिलेगी। तो क्या है वो प्रॉपर्टी, जब भी कोई बेस हो और उस पर नेगेटिव पावर हो, यानी एक्स अगर बेस है और उस पर अगर कोई नेगेटिव पावर है, मान लो -1 है, तो जब भी पावर नेगेटिव होती है ना, तो आप इस बेस को ना रेसिप्रोकल करोगे। तो एक्स क्या है,
एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। तो जब भी पावर नेगेटिव होती है ना तो बेस को ना रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये पावर 1 है ना प्लस की हो जाएगी, ठीक है। यानी जो बेस है उसको रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो और फिर पावर को पॉजिटिव कर दो। तो सेम ऐसे ही मैंने इसमें भी किया, 1/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो 3 मिलेगा ना। जैसे 3 होता तो उसका रेसिप्रोकल तो 1/3 है, और 1/3 है तो उसका रेसिप्रोकल 3 है। तो 1/3 का उल्टा करोगे तो 3/1 यानी 3 आ जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सेम ऐसी 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5। तो जब भी बेस नेगेटिव हो तो सॉरी पावर नेगेटिव हो ना तो बेस को रेसिप्रोकल कर देना चाहिए। तो 1/5 की जगह 5 हो जाएगा रेसिप्रोकल में और पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। सेम ऐसी बेस, इसका भी पावर नेगेटिव है तो इसका बेस को उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा करोगे 2 आएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपको आसानी से कर सकते हो। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 3 3, 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना। 3 3 3 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 या 9, 9 3 या 27 आ जाएगा। सेम ऐसे 5 का 2 मतलब 5 2 या 10 मत कर देना, गलत हो जाएगा। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 से, यानी 5 5 या 25 हो जाएगा। ऐसी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 2 2, तो 2 या 4 2 या 8 2 या 16 हो जाएगा। अब इन सबको क्या है बीच में प्लस का साइन, तो सारे प्लस कर दो। 7 5 12 6 18 1 2 2 4 2 6 68 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप बेस में अगर नेगेटिव पावर हो तो उसको क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं और पावर पॉजिटिव करते हैं एंड देन एक्सपोनेंट को खोलते हैं तो आपको आंसर आ जाएगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। प्रथम ने क्या करा, मेडिसिन बॉट की। प्रथम बॉट मेडिसिन एक मेडिकल स्टोर से, उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। उसमें क्या था 550 इंक्लूडिंग 4% वेट। मतलब वो जो उसने खरीदी थी वो 550 रुपीज़ की थी, उसमें वेट 4% इंक्लूडेड है, यानी ये आफ्टर वेट है। ये जो पे उसने ख़रीदा है यानी कि ये इंक्लूडिंग वेट का मतलब ये आफ्टर वेट वाली पेमेंट है। और आपको प्राइस बिफोर वेट निकालना है। तो प्राइस बिफोर वेट जब भी निकालना हो तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए प्राइस बिफोर वेट अगर निकालना है तो उसको एक्स मान लो, क्योंकि वो बिफोर वाला प्राइस है ना, उसको एक्स मान लिया मैंने। अब वेट की परसेंटेज यानी टैक्स की परसेंटेज कितनी है 4%। तो पहले वेट की जो परसेंटेज है वो हमेशा किस पे निकलती है बिफोर वाले प्राइस पे। तो ये 4% किसका है एक्स का। तो यानी वेट अगर अमाउंट में निकाले तो एक्स का 4%, एक्स इंटू 4/100% हटता है तो अपॉन 100 आता है, ये तो सबको पता है ना। तो किसका 4% है एक्स का, तो एक्स मल्टीप्लाई 4%। ओके अब ये इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 4x/100 हो जाएगा ना, 4 इंटू एक्स 4x और अपॉन में 100। अब आपको प्राइस आफ्टर वेट अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, प्राइस बिफोर वेट में ये जो वेट आया है उनको प्लस कर दोगे, यही तो करोगे। प्राइस आफ्टर वेट कैसे आएगा, प्राइस बिफोर वेट कितना था और ये जो वेट है वो टैक्स कितना आया, तो टैक्स तो जुड़ जाता है ना, बिफोर वाले में टैक्स को जोड़ देते हैं। तो वेट बिफोर वाला प्राइस एक्स है और वेट आपका कितना आया 4x/100। अब ये प्राइस आफ्टर वेट आपको गिवन है क्वेश्चन में 550। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो एक्स के लिए, इसका अपॉन में 1 लगा सकते हो आप। 1 और 100 का एलसीएम कितना आएगा 100। अब आपको पता है 1 और 100 जब अलग अलग होते हैं तो ये 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होकर 100x हो जाएगा और 1 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होकर 4x हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिनोमिनेटर सेम करके एलसीएम लेना है, यानी 1 और 100 का एलसीएम लिया 100। इस 1 में 100 पे आता है इसलिए ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 100 पे 100 1 पे आता है इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x। तो इस तरीके से आपको ये फ्रैक्शंस को सॉल्व करना होता है। अब ये दोनों x वाले टर्म है प्लस हो जाएंगे, 100 और 4x को प्लस करोगे तो 104x हो जाएगा, अपॉन में नीचे 100 है। इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, ये x निकालना है अगर आपको, तो देखो x निकालना है ना, तो ये वाला जो x तो यहीं रहेगा, ये वाला उस साइड जाएगा। तो ये देखो मल्टीप्लाई में ना, तो ये मल्टीप्लाई वाला तो 104 तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो 100 डिवाइड में है ये वहाँ उस साइड जाएगा। ये x तो अपनी जगह पे रहेगा, ये निकालना है आपको, तो इन दोनों को वहाँ ले जाना है। तो ये तो नीचे आएगा और ये डिवाइड में है तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना। अब आपको कैंसिल करना आना चाहिए, 4 2 8 4 6 24 और ये 4 2 4 5 20। अब ये एक और कैंसिल तो हो नहीं रहा, चाहो तो आप 2 से भी कैंसिल कर सकते हो, बट मैंने सीधा मल्टीप्लाई किया इसको, इससे मल्टीप्लाई किया एंड 26 से डिवाइड किया। आप चाहो तो 2 से और कैंसिल कर लेना। मेरा जो आंसर है डिवाइड करके 528.846 है। ये आप खुद सॉल्व करके देखो, आंसर कमेंट करो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक ट्रिक बताती हूँ, प्राइस बिफोर वेट जब भी निकालना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 100/100 प्लस वेट की परसेंटेज इंटू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्राइस आफ्टर वेट। जैसे अभी बताया था ना मैंने, 100 में वेट परसेंट कितना था 4, तो 104 इंटू प्राइस आफ्टर वेट कितना था 550। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। ओके
अगर आपको ये दिया होता और ये निकालना होता तो ये निकालना होता, तो ये पूरा वहाँ चला जाता, तो ये ऊपर आ जाता, ये नीचे आ जाता। तो इस फॉर्मूले से आप चाहे प्राइस बिफोर वेट हो चाहे प्राइस आफ्टर वेट ये भी निकाल सकते हो। समझ आ गया? तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द मास ऑफ ए मेटल रॉड वेरीज डायरेक्टली विद इट्स लेंथ। जो रॉड का मास है वो किसके साथ डायरेक्टली वेरी करता है? लेंथ के साथ। यानी लेंथ बढ़ाओगे तो मास ज़्यादा हो जाएगा और लेंथ कम होगी तो मास कम होगा। यही होता है ना डायरेक्टली वेरी का मतलब, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। यानी कि इफ़ अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड हैज़ ए मास 195 ग्राम, तो लेंथ ऑफ रॉड मास कितना हो? अगर मास 270 हो तो उसकी लेंथ कितनी होगी? तो ऑब्वियसली मास और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। डायरेक्टली बोला है ना, डायरेक्टली। तो इट मीन्स अगर मास पहले 195 है, अब ज़्यादा हो गया तो लेंथ भी क्या आनी चाहिए? ज़्यादा आनी चाहिए। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन के लिए आपको टेबल बनाना होगा पहले। तो देखो, एक जगह पे आप लेंथ लिखो, एक जगह पे मास लिखो। लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है, मास आपको ग्राम में गिवन है। लेंथ अगर 15 थी तो मास गिवन था 195, है ना, बोला था क्वेश्चन में। लेंथ अगर 15 है, क्वेश्चन समझ आ गया ना? देखो लेंथ 15 है तो मास कितना है? 195, और मास गिवन है तो लेंथ निकालनी है। तो लेंथ 15, तो उस टाइम पे मास कितना था रॉड का? 195 ग्राम में। और अगर मास गिवन है, मास तो नीचे दिया है ना, 270 गिवन है, आपको एक्स यानी लेंथ निकालनी है, यानी इसको एक्स मान लो, लेंथ निकालनी है ना आपकी बार। और ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो तो लेंथ और मास का प्रोपोर्शन लो, लेंथ अपॉन मास, यानी 15/195। ऐसे ही इधर वाला प्रोपोर्शन भी लो, एक्स अपॉन 270। तो ये दोनों इक्वल कर देते हैं जब भी डायरेक्ट वेरी करता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये अपॉन ये अपॉन ये के इक्वल कर देता है। अभी दोनों फ्रैक्शंस है ना, तो दोनों फ्रैक्शन को क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये वाला तो इधर मल्टीप्लाई होकर 195 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 195 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा, और 15 270 से मल्टीप्लाई होकर इस साइड आ जाएगा। अब ये एक्स निकालना है ना, तो ये 195 को एक्स निकालना है तो इसको उधर भेजो, तो इसको तो अपनी जगह ऊपर रखो, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे कैंसिल कर लो, मैंने कर दिया कैंसिल। 5 से कैंसिल किया, 5 3 15, 15 4 बचा, 5 9 45। फिर से ये 5 से कैंसिल होगा, फिर ये 3 से कैंसिल होगा, ठीक है। 3 1 3 8 3 8 24। उसके बाद ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसको मल्टीप्लाई करके 13 से डिवाइड भी करना है। तो 15 को पहले 18 से मल्टीप्लाई करो, 270, और फिर 13 से डिवाइड कर देना। तो 13 2 26, बचा कितना? 1। तो ये डिवाइड करना तो आता होगा ना। 13 2 26। अब ये 1 0 तो नहीं जा रहा, एक ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो एक ज़ीरो, यानी दो नंबर आपने एक साथ लिए तो पहले ज़ीरो लगाओ फिर पॉइंट लगाओ। 13 7 91, 20.7 के आसपास आ जाएगी लेंथ सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करके बताना ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैच कर रहा है कि नहीं, आप कमेंट करना सारे बच्चे। नेक्स्ट पे आते हैं सेक्शन डी पे। तो देखो सेक्शन डी आपका 5 मार्क्स ईच है। तो क्वेश्चन 11 में द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडल रिजर्वर 7 मीटर 6 मीटर 15 मीटर गिवन है। आपको बोला 8400 लीटर वाटर पंप आउट हो गया रिजर्वर से। आपको बोला कितना वाटर लेवल गिर गया होगा, फाइंड द फॉल इन द वाटर लेवल इन द रिजर्वर। तो आपको क्यूबॉइड जो रिजर्वर है वो क्यूबॉइडल शेप का है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दी हुई है। आपको बोला है कि इसका जो भी वॉल्यूम था ना इस रिजर्वर का, उसमें से हमने 8400 लीटर पानी निकाल दिया, ठीक है। अब वो निकाल दिया तो जब वो निकाल देंगे तो ऑब्वियसली उसका जो वाटर की हाइट है, गहराई है, वो कम हो जाएगी। कोई भी रिजर्वर है, अगर आप उसमें से पानी निकालते हो तो क्या चीज़ चेंज होती है? उसका एरिया थोड़ी ना चेंज होता है नीचे वाला, उसकी तो हाइट चेंज होती है जब हम पानी निकालेंगे। तो हमको फॉल का मतलब उसकी कितनी हाइट कम हो गई है ये पूछा है एक तरह से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है,
तो क्वेश्चन तो आई होप समझ आ गया होगा। तो आपको टोटल वॉल्यूम पहले LBH करके निकाल देना है, किसका, रिजर्वर का। वैसे तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। पानी कितना है रिजर्वर में, टोटल वाटर कितना है, टोटल वॉल्यूम का मतलब टोटल वाटर कितना है उसके अंदर, रिजर्वर के अंदर टोटल वाटर। ठीक है, टोटल वाटर कितना है, LBH वॉल्यूम, वाटर मतलब वॉल्यूम, L 7 है, B 6 है, H आपकी 15 थी पहले। ठीक है, तो ये 15 6 90, 77 से मल्टीप्लाई करके 630, और सारी चीज़ें मीटर में, तो मीटर क्यूब। इतना पानी था टोटल उसमें, बट हमने कितना पानी निकाला, हमने निकाला 8400 लीटर। अच्छा, ये मीटर क्यूब में है, जबकि हमारे को क्वेश्चन में लीटर में दिया है, तो मेरे को तो लीटर को मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है। तो अगर लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो 1 लीटर निकालना है, 1000 लीटर से 1 लीटर अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 1000 को इधर भेजना पड़ेगा ना। यानी कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है। तो मीटर क्यूब को जब भी लीटर में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये 1 2 3 के बाद डेसिमल आ गया, यानी 8.4 मीटर क्यूब आ गया, यानी इतना पानी हमने निकाला है। और पानी था कितना 630, जबकि इतना निकाल लिया। अगर ये पूछते कितना पानी बचा तो इसमें से इसको माइनस कर देते, बट आपको ये नहीं पूछा, आपको पूछा कितनी हाइट कम हो गई, यानी पानी का लेवल कितना गिर गया। तो लेवल ऑफ वाटर कितना गिरा, यानी H निकालना है मेरे को। L भी तो सेम ही रहेगा, बट H फॉल कितना हुआ वो निकालना है। तो L कितना है 7, B 6 ही है, बट H निकालना है कितना गिरा, गहराई कितनी कम हो गई। तो ये जो वाटर फॉल है, वाटरफॉल तो आपको गिवन है ना 8.4, है ना। लेवल ऑफ वाटर कितना गिरा है 8.4। वाटरफॉल कितना है 8.4, और वो कैसे निकलेगा, LBH, H कौन सा वाला लोगे, फॉल वाला। तो H फॉल आपको निकालना है, ये गिवन था, एरिया तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ H चेंज होगा। तो ये 7 6 को मल्टीप्लाई हो रहा है, ये निकालना है, तो ये दोनों को उधर भेज दो डिवाइड में। अब ये 7 से ये कट जाएगा 1.2, 6 से ये कट जाएगा 6 2 जा, और एक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 0.2 मीटर। अगर आपको इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। तो यहाँ से शुरू करना था, यहाँ तक खत्म था, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया। तो आपको याद रखना है कि अगर वाटर लेफ्ट पूछते तो इसमें से इसको माइनस कर देते। क्लियर, कन्वर्जन भी आई होप सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12th। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। इसका पार्ट 1 भी मैंने डिटेल में समझा रखा है, कंसेप्ट समझा रखे हैं, उसको भी आप चेक कर लेना। और चेक करने का मतलब करना भी होता है, तो आपको उसे खुद प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 12th का, 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक स्कूल क्या होता है, कम बाय कार, वाइल 1/4 ऑफ स्टूडेंट कम बाय बस टू स्कूल, ऑल अदर स्टूडेंट वॉक टू स्कूल, ऑफ विच 1/3 वॉक ऑन देयर ओन एंड द रेस्ट आर एस्कॉर्टेड बाय देयर पेरेंट्स। 224 स्टूडेंट कम टू स्कूल वॉकिंग on their own. Find how many student study in the school, come to school by car, come to school by bus, escorted by their parent. क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मतलब जो भी टोटल स्टूडेंट है उसका 2/5 तो कार से आते हैं, और टोटल स्टूडेंट का 1/4 जो है वो बस से आते हैं। बचे हुए जो बच्चे हैं वो मतलब खुद चल के आते हैं। अब वो जितने भी बचे हुए बच्चे वॉकर्स हैं, यानी जो खुद चल के, जो चल के आ रहे हैं, उनमें से 1/3 तो अपने आप आते हैं, अकेले आते हैं। और बचे हुए जो है, यानी 2/3 जो होंगे, 1/3 अगर वॉक खुद अकेले आते हैं, तो जो बचेंगे वो 2/3 होंगे, है ना। वो पेरेंट्स के साथ आते हैं। मतलब टोटल वॉक वाले जितने भी बच्चे हैं उनमें से 1/3 अपने आप खुद अकेले आते हैं, और जो 2/3 बचेंगे, 1/3 से जो बचे हुए वो 2/3 होंगे ना, वॉक जितने वॉक करके आ रहे हैं, तो वो पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं। अब क्वेश्चन में 224 स्टूडेंट बोला है वॉकिंग ऑन देयर ओन, वो खुद आते, यानी कि उनका 1/3 भी बोल दिया उनको, और वो बोला नंबर भी दे दिया आपको 224, यानी कि 1/3 वॉक ऑन देयर ओन। ठीक है, तो ऑल द अदर स्टूडेंट वॉक टू स्कूल ऑफ विच 1/3, यानी कि बचे हुए बच्चे में से 1/3 अपने आप आ रहे हैं, और वो है कितने 224। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स थे, ठीक है, और आपको एक और चीज़ दी हुई है, एक्स तो दिया हुआ है, ठीक है, बट इन्होंने वॉकर्स का ना बोला है कि बचे हुए हमें नहीं पता, हमने वॉकर्स को भी वाई मान लिया। क्लियर,
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी को एक्स मान लिया, और जो हमें बोला गया खुद मतलब चल के आ रहे हैं उनमें से दो कैटेगरी, एक खुद चल के आ रहे हैं और एक पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, मतलब दोनों ही चल के रहे हैं बट वो पेरेंट्स के साथ भी आ रहे हैं और खुद अकेले भी आ रहे हैं। तो जो टोटल वॉकर्स है जो चल के आ रहे हैं वो वाई है मान लो। तो वाई वॉकर्स जो है उनका 1/3 आपको 224 गिवन है। याद रखना टोटल का एक्स का 1/3 नहीं दिया क्वेश्चन में आपको, ये जो वॉकर्स है, क्योंकि वॉकर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया था, एक तो ओन अपने आप चल के आ रहे हैं और एक पेरेंट्स के साथ चल के आ रहे हैं। ठीक है, तो वॉकर्स को मैंने वाई मान लिया। ठीक है, तो वाई का 1/3 जो है वो अपने आप चल के आ रहे हैं, तो वो 224 गिवन है आपको। तो आप वॉकर वाई निकाल लो, 1/3 को यहाँ ये 1/3 है तो उधर जाके 3/1 हो जाएगा, मल्टी यहाँ डिवाइड है ना तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 672, यानी कि वाई जो नंबर ऑफ जो वॉकर्स थे जो चल के आ रहे थे वो कितने थे 672। अब अगर अपने आप चलने वाले 672 है, तो जो पेरेंट्स जिनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ जो आ रहे हैं वो टोटल वॉकर्स 672 का कितना होगा, अगर ये 1/3 है तो वो 2/3 होंगे, है ना। 1/3 का बचा हुआ पार्ट कितना होता है 2/3 होता है, 1 में से 1/3 हटाओगे तो 2/3 ही तो आएगा। तो 672 जो वॉकर्स आए उनका 2/3 पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, तो पेरेंट्स के साथ कितने आ रहे हैं 448, इसका 2/3 निकालो, 3 से कट जाएगा ये 224 एंड 2 करोगे तो 448 आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में कंडीशन लगानी है, क्योंकि अब मेरे को एक्स भी निकालना है। एक्स क्या थे मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला था जो 2/5 है एक्स का, टोटल स्टूडेंट एक्स है उसका 2/5 बस से आ रहे हैं, और टोटल स्टूडेंट्स का ही 1/4 का किससे आ रहे थे कार से आ रहे थे, और जो बचे हुए थे वो वॉकर्स थे। अब वो वॉकर हमने दो कैटेगरी में बांटा था, एक जो खुद आ रहे हैं और एक जो पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं। तो इनको या तो इन दोनों को प्लस कर लो 224 और 448 को, या फिर आप इनको आपने वॉकर निकाल दो दिए 672, तो मैंने सीधा जो वॉकर्स है, क्योंकि एक बस से आ रहे एक कार से आ रहे हैं और एक चल के आ रहे, तो चल के दो कैटेगरी थी, मैंने उनका टोटल ही ले लिया 672, एंड ये पूरा मिला के टोटल स्टूडेंट्स बन जाएगा एक्स। अब ये इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व करना है आपको, तो ये एक्स तो यहीं रहेगा, ये दोनों एक्स वाले टर्म उधर जाएंगे, तो ये प्लस के है ना दोनों उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, एंड ये नंबर अपनी जगह पे ही रहेगा, तो इसका साइन चेंज नहीं करना। इन दोनों को उधर भेजा है तो इसलिए इनका साइन चेंज करना है। अब ये एलसीएम ले लो, 154 का एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा, 5 4 सा 20 होता है ना। अब ये 1 पे 20, ये डिनोमिनेटर है 1 पे 20 पे आता है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करो 20x। 5 पे 20 कब आता है 4 से, 5 4 जा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8x। 4 में 25 पे आता है 4 5 जा, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5x इक्वल टू 672। अब ये पूरा फ्रैक्शन बन गया, तो पूरा फ्रैक्शन जब बन जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके नीचे 1 है तो ये 20 तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x को सॉल्व कर लो, 20 प्लस के x है और माइनस 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 के 13x है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का प्लस माइनस 7x बचेगा प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है, और इसको मल्टीप्लाई करके आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो बिना मल्टीप्लाई करे ऐसे ही रहने दोगे, तो ये 7 को वहाँ ले जाके डिवाइड कर देना। तो मैंने पहले मल्टीप्लाई किया फिर 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था तो डिवाइड भी करना है 7 से डिवाइड करोगे 1920। ये एक्स है, एक्स क्या था मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो निकालना है आपको, तो वो आया 1920। उसके बाद कम टू स्कूल बाय कार, कार से कितने आ रहे थे 2/5 टोटल का, तो 1920 टोटल आए उसका 2/5 निकाल लो, 5 से ये कट जाएगा और फिर इससे इसको 2 को मल्टीप्लाई करके 7 6 8 आ जाएगा। कैलकुलेशंस पार्ट आप खुद करके देखिए। कम टू स्कूल बाय बस, बस से टोटल का 1/4 आ रहे थे, पहले 4 से ऊपर नीचे कैंसिल करो और फिर 1 से मल्टीप्लाई करके 480 आ जाएगा। एंड एस्कॉर्टेड बाय देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स से कितनों को छोड़ा था वो मैंने पहले ही निकाल दिया था 448। तो ये आपके आंसर्स आएंगे इसके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है 12th का, एक मदर एंड हर 2 daughters गॉट अ रूम कंस्ट्रक्टेड फॉर 62,000। द एल्डर डॉटर कॉन्ट्रीब्यूट 3/8 ऑफ हर मदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वाइल द यंगर डॉटर कॉन्ट्रीब्यूट हाफ ऑफ हर मदर शेयर। फाइंड द कॉन्ट्रीब्यूशन मदर, एल्डर डॉटर, यंगर डॉटर, बोथ द डॉटर टुगेदर। तो एक मदर और 2 daughters है, मदर और उनका मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 62,000 है। यहाँ पे टोटल आपको गिवन है, निकालना नहीं है, टोटल गिवन है। इस मदर का और 2 daughters का कॉन्ट्रीब्यूशन एक घर रूम को बनाने में 62,000 है। अब जो एल्डर डॉटर है, बड़ी डॉटर, उसका जो भी मदर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा ना उसका वो 3/8
कंट्रीब्यूशन दे रही है, और जो यंगर डॉटर है, छोटी बेटी है, वो मदर के शेयर का हाफ दे रही है। तो मदर के शेयर को आप एक्स मान लो, तो इन दोनों के शेयर भी निकल जाएंगे और फिर आपको ये सारी चीज़ें निकालनी होगी। तो सिंपल ही क्वेश्चन है। तो देखो, मदर के शेयर को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो एक्स मदर का शेयर है, और जो बड़ी डॉटर है वो एक्स का 3/8 है, यानी 3/8 एक्स, और जो छोटी डॉटर है वो एक्स का हाफ, अपनी मदर का हाफ उसने शेयर किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है। तो और तीनों को मिला के टोटल कंट्रीब्यूशन है वो गिवन है 62। तीनों को मिला के मतलब तीनों को प्लस कर दोगे तो 62,000 के बराबर है। अब ये एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, फ्रैक्शंस है ना, क्योंकि एक्स के लिए ये सारे एक्स वाले टर्म है तो इधर सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1 है नीचे, 8 और 2 का एलसीएम लोगे तो 8 आएगा। 8 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 8 एलसीएम लेना, आई होप सबको आता होगा। 1 में 8 कब आएगा? 8 पे, तो ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई करा। 8 में 8 1 पे आता है ना, 8 1 ज़ा 8, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 3x आ जाएगा। 2 में 8 4 पे आता है, 2 4 ज़ा 8, तो इसको ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x एंड इक्वल टू 62,000 अपॉन पूरा फ्रैक्शन बन जाए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये तो सारे प्लस के, तो 8 3 11 4 15x हो जाएगा। अब x निकालना तो 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। अब ये डिवाइड में 5 से कट जाएगा, 5 3 ज़ा, और ये कटेगा 5 से, इतने पे दोनों को 5 से काट दिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो। तो डिवाइड करके आप मुझे बताना आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। 33,066.67। तो ये एक्स है। एक्स क्या था? मदर का कंट्रीब्यूशन। तो मदर का कंट्रीब्यूशन एक्स यानी कितना आ गया? इतना। अब आपको एल्डर डॉटर का भी निकालना है। एल्डर डॉटर का अपनी मदर का, देखो अपनी मदर का 3/8 है, तो मैं मदर का पॉइंट वाला ना लेके फ्रैक्शन वाला ले लूँगी, उसको आसानी से कट जाएगा। तो आप पॉइंट वाला ना लेके फ्रैक्शन वाला पार्ट, ये मतलब इसको बिना डिवाइड किए वाला ये वाला ले लो। ये भी तो मदर का कंट्रीब्यूशन है, इसको डिवाइड करके तो ये आंसर आया। तो मुझे डॉटर के लिए निकालना है, तो मैं ये वाला फ्रैक्शन ले लूँगी। तो 9920 इंटू अपॉन 3, और उसका 3/8, तो 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 8 से कट जाएगा डायरेक्ट, तो ये इतना आ जाएगा। अगर आप पॉइंट पे 3/8 निकालोगे तो लेंदी हो जाएगा, इसलिए सीधा फ्रैक्शन वाला ले लो, ठीक है। सेम ऐसी यंगर डॉटर के लिए भी आप फ्रैक्शन वाला पार्ट लो और उसका हाफ निकालो। तो ये तो 2 से पहले कटेगा एंड 3 से डिवाइड हो जाएगा। पहले 2 से काट लेना और फिर 3 से डिवाइड करके ये इतना आ जाएगा, ये भी पॉइंट में ही आएगा। फिर बहुत डॉटर का निकालना है, इन दोनों को प्लस करना, इसके बाद पॉइंट का डबल लगा के फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट करके प्लस कर देना। तो ये प्लस करके इतना आ जाएगा 28,933.33। तो ये रुपीज़ में आएंगे सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आंसर आपको ना, कैलकुलेशन पार्ट खुद करके मुझे कमेंट कीजिए ये आंसर्स आपके आ रहे कि नहीं आ रहे। आई होप सबके आंसर्स भी आ जाएंगे। तो कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी करना है ग्राफ को एंड आंसर्स देने हैं। तो ये ग्राफ दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है वाई एक्सिस पे और नीचे डेज दिए हुए हैं। तो आपको पहले तो बोला कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ग्राफ। तो दिस ग्राफ इन्फॉर्म मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, है ना। ये आपको बताना है कि टेम्परेचर और डेज, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर शो कर रहा है डिफरेंट डेज में। तो इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है ग्राफ शोज मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिफरेंट डेज। तो इसको और इसको लिख दिया करो, मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिफरेंट डेज ऑफ वीक। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो पहला तो पता चल गया, ए ऑप्शन मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिफरेंट डेज इन वीक। नेक्स्ट आपको बोला है ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर द लीस्ट। सबसे कम टेम्परेचर आपको कब दिख रहा है। तो देखो सबसे कम टेम्परेचर दिख रहा है आपको, सबसे कम पूछा है ना, लीस्ट का मतलब सबसे कम। तो सबसे कम टेम्परेचर देखो ये वाला सबसे नीचे है ना, ये पॉइंट, ये संडे को है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ कब है? संडे को। इसी दिन तो सबसे कम टेम्परेचर है, 25 है ऑलमोस्ट। तो सबसे कम टेम्परेचर संडे को है। उसके बाद पूछो ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर 31 डिग्री। 31 डिग्री देखो, ये 24 26 के बीच में 25 आया होगा, तो 30 और 32 के बीच में 31 यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये वाला कहीं पे पॉइंट नहीं लगा। मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट 31 पे आना चाहिए था। तो ये 31 पे आएगा, और कोई तो पॉइंट है नहीं। तो 31 पे अगर ये पॉइंट है तो ये आएगा वेडनेसडे को। तो 31 डिग्री सेल्सियस कब है? वेडनेसडे को। नेक्स्ट डे ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर 28 डिग्री। 28 डिग्री देखो ये रहा 28 कब है? ये रहा यहाँ पे। ये कौन सा डे है? मंडे।
तो यहाँ से पहले 28 से यहाँ गए और फिर मंडे पे आ गए, डे पूछा आपको मंडे। विच वॉज द हॉटेस्ट डे, हॉटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सबसे ऊपर पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है ना सबसे ऊपर, तो ये किस दिन है सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर है कितना 34, और ये है किस दिन फ्राइडे को, तो फ्राइडे आएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से इन सबके आंसर्स आपको पता चल जाएंगे। तो बी संडे लीस्ट टेम्परेचर है, वेडनेसडे को 31 डिग्री है, मंडे को 28 है एंड फ्राइडे को हॉटेस्ट डे है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट सेक्शन ई पे आते हैं। सेक्शन ई में आपको प्रॉपर्टीज दी है रैशनल नंबर की। फर्स्ट है ए इंटू बी माइनस सी, क्वेश्चन समझ आ गया, टेबल बना हुआ है। तो प्रॉपर्टी पहली है ए इंटू बी माइनस सी। आपको पता है ये ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट है, तो ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में माइनस का साइन है, फिर ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जब बाहर ए को और अंदर ब्रैकेट में दो नंबर हो प्लस या माइनस में, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, ए सी से भी होगा, और बीच में जो साइन है वो एज इट इज आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बट ये है किसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन वाली है, ठीक है। अगर प्लस होता तो एडिशन वाली हो जाती। नेक्स्ट है ए इंटू बी इंटू सी। अब देखो ए मल्टीप्लाई तो हो रहा है, बट ब्रैकेट में ना ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी मल्टीप्लाई में। डिस्ट्रीब्यूटिव तब होती जब ब्रैकेट में ये माइनस या प्लस में होता, अभी ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इसमें ये नहीं करना कि ए को बी से भी मल्टीप्लाई फिर ए को सी से भी मल्टीप्लाई, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, अगर ए बी सी तीन नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले या तो आप बी को सी से मल्टीप्लाई करो, या पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो और सी बाद में करो। तो ये आगे पीछे अगर आप कर दोगे ब्रैकेट्स, तो जब तीनों नंबर मल्टीप्लाई में हो तो आगे पीछे ब्रैकेट करने का मतलब ये होती है आपकी एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव, ठीक है। तो आपको पहले तो इसमें यही पूछा है प्रॉपर्टी 1 का नाम बताओ और प्रॉपर्टी 2 का। तो प्रॉपर्टी 1 कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड प्रॉपर्टी 2 का नाम पूछा है, ये आपकी एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो पहला तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहला प्रॉपर्टी कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सब्ट्रैक्शन लिखना है तो लिख लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड सेकंड आपकी एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेटिव एडिशन में भी होती है, मल्टीप्लिकेटिव है ये, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट ये और सेकंड ये है। नेक्स्ट आपको बोला है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द प्रॉपर्टी 1। अब की यार प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई करना है। ए की वैल्यू दी है 1/3, बी की वैल्यू दी है 1/4, सी की वैल्यू दी है 1/5। तो प्रॉपर्टी 1 कौन सी है, देखो ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। अब आपको ये जो वैल्यूज़ है ना लेफ्ट हैंड साइड पे भी लगानी है और राइट हैंड साइड पे भी लगानी है। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू गिवन है। आप पहले इसे इन वैल्यूज़ को किधर लगाओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ये है और राइट हैंड साइड पे आपका ये है। तो ए 1/3 इंटू ब्रैकेट बी कितना है 1/4, सी कितना है 1/5, बीच में माइनस। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बॉड मास का रूल पता है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो 4/5 जब फ्रैक्शंस है तो 4/5 का एलसीएम लो 20। जब ये अलग अलग होते हैं एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, 5 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 5 1 जा 5 और 4 1 जा 4, ठीक है। 5 - 4 1 और 20 1/20, और फिर लास्ट में ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से। तो मल्टीप्लाई में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 3 20 से मल्टीप्लाई करोगे 60, मतलब सामने मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से, नीचे वाले से। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ऐसे ही अब आप राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट करो। ए की जगह 1/3 इंटू बी की जगह 1/4, बीच में माइनस का साइन, फिर से ए में 1/3 इंटू सी की जगह 1/5। अब पहले ये